सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि गंडमूल क्या है। यह गंडमूल या गंडांत जो है, गंडमूल संज्ञक नक्षत्र है। कैसे देखें? देखना बहुत आसान है। गंडमूल संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्र में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो अच्छा नहीं माना जाता। गंडमूल या छायामूल इत्यादि में लोग बोल देते हैं, यह अच्छे नहीं माने जाते। देखना आसान है, गंडमूल को समझना मुश्किल है कि गंडमूल है क्या, इसके परिहार क्या है। तो पुस्तकों में इसके परिहार के बारे में भी ढेर सारी बातें बतलाई गई हैं। इसके उपाय के बारे में भी कर्मकांड में या ज्योतिष शास्त्रों में भी बतलाया गया है। शांति के विधान बतलाए गए हैं। कुछ गंडमूल के अपवाद भी हैं। हम सबों को सभी विषय वस्तु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले गंडमूल शब्द पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं कि गंडमूल होता क्या है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दिया, वहां से जैसा हो सकते हैं। हम लोगों के फलित शास्त्रों में यह बतलाया गया है संधि काल। क्या बतलाया गया है? संधि काल के बारे में बतलाया गया। संधि काल अच्छा नहीं होता। संधि का मतलब होता है किसी भी दो विषय वस्तुओं को, दो चीजों का मिलन। तो जहां पे मिलन होता है वहां पे कुछ चिन्ह बन जाता है या निशान लग जाता है। इसी मिलन को संधि भी कहते हैं, संधि काल कहते हैं, या संक्रमण कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल सदैव ही हानिकारक होता है, असमंजस वाला भरा पड़ा समय होता है। संधि का तात्पर्य यह होता है कि एक समय की समाप्ति हो रही हो, दूसरे समय का शुभारंभ हो रहा, चाहे वह समय का बात हो या स्थान की समाप्ति हो रही है, चाहे किसी परिस्थिति की समाप्ति हो रही है, अच्छा नहीं होता। वह सदैव ही कमजोर जगह हो जाता है। अब किसी भी अपने ही राज्य की बात लिया जाए, चाहे हम जिस राज्य में हैं, कई जिले हैं। एक जिला का आखिरी, जहां हमारे जिला की समाप्ति हो रही, दूसरे जिला का शुभारंभ हो रहा है। या देश का संधि, जहां सीमा समाप्त हो रहा है, दूसरे देश की सीमा शुरू हो रही है। दिन और रात्रि में भी संधि काल होता है। जब सूर्यास्त होता है तो दिन और रात्रि का संधि काल होता है। दिन की समाप्ति, रात्रि का शुभारंभ। सुबह जो होता है वह रात्रि की समाप्ति एवं सुबह का शुभारंभ। यह भी अच्छा नहीं। संधि काल अच्छा हो, इसके लिए हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। संधि काल के पूजा पाठ ज्यादा फलदायी होते हैं। तो हमारे कुंडली के फलादेश में भी, ज्योतिष में भी संधिकालीन संधि का जो स्थितियां है, यह कई प्रकार से देखने को मिलता है। प्रत्येक राशि परिवर्तन, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, सूर्य संक्रांति होती है, यह भी एक प्रकार का संधि ही है। पूरा ब्रह्मांड सूर्य के अधीन है।
सभी ग्रह सूर्य के अधीन है। जब सूर्य एक राशि से पार कर जब दूसरे राशि में सूर्य देव जाते हैं, वह भी एक प्रकार का संधि काल ही है। नक्षत्र संधि भी होता है, एक नक्षत्र की समाप्ति। अब यहीं पे देखा जाए, अगर अश्विनी नक्षत्र यहाँ है, यहाँ से शुरू है अश्विनी नक्षत्र, यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, यहाँ भी भरणी नक्षत्र के 4 चरण। यहाँ पे जो ये जो संधि हुआ, यह भी नक्षत्र संधि हुआ। राशि संधि भी होता है। अब यहाँ पर मीन राशि समाप्त हुई, मेष राशि शुरू हुआ, यह भी राशि संधि हुआ। यह संधि कई प्रकार से होते हैं। तिथि संधि होता है, लग्न संधि होता है, भाव संधि होता है, दशा संधि होता है। तो जहां पे संधि की संभावनाएं बनती है या समय आता है, वह संधि का समय सामान्यतः अच्छा नहीं व्यतीत होता। यही एक संधि का समय गंडमूल भी संधि का ही अंतर्गत में आता है। गुरु जी, तिथि का भी संधि होता है? तिथि का भी संधि होता है। जब एक तिथि समाप्त हो रही हो और दूसरी तिथि का शुभारंभ हुआ, जब एक समाप्त होगा दूसरा शुरू होगा, तो संधि नहीं होगा, फिर क्या होगा? कोई भी क्षण ऐसा नहीं है, कोई भी मिनट ऐसा नहीं है जहां पर कोई तिथि नहीं। अगर यह तिथि यहाँ पे समाप्त हो रही है, प्रतिपदा द्वितीया शुरू हो रहा है, तो कुछ जगह छोड़ के थोड़े शुरू हो जाएगा, कुछ समय बाद से थोड़े शुरू, ज्यों ही यह समाप्त त्यों ही द्वितीया शुरू। तो जहां पे एक की समाप्ति और दूसरे का शुभारंभ, संधि हुआ। क्या हो गया? संधि। नक्षत्र, हाँ, नक्षत्र संधि, राशि संधि, समय संधि, तिथि संधि, लग्न संधि, भाव संधि, दशा संधि, सभी प्रकार। लेकिन यह जो संधि के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इस संधि में 2 प्रकार की संधियां एक ही बार आ जाती है। 2 संधि एक बार आ जाता है, यानी कि 2 चीजों का एक बार समाप्त होना और 2 चीजों का एक बार शुरू हो जाना, ऐसे संधि का नाम है गंडमूल शांति या गंडांत। गंडांत इसे कहते हैं। यहां पर एक चीज का संधि नहीं है, 2 चीज का संधि। अब यह 2 चीज का संधि क्या है, इसको भी हम लोग समझ ले। जब तक हम लोग सभी चीजें सही ढंग से नहीं समझेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए, जैसा कि सामान्य भाषा में अब हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण पर चल रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण इसका क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे पुस्तकों में भी वर्णित है, हमारे गुरुजनों का भी कहना है कि 6 नक्षत्र जो होते हैं, कौन कौन से नक्षत्र आप लोगों को भी ज्ञात होगा। गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? आश्लेषा, मघा, रेवती, अश्विनी। यानी कि अश्विनी रेवती का एक हो जाता है, एक ही जगह लिख लेते हैं, अश्विनी एक हो गई। इसके बाद में अश्लेषा माघा, इसका एक संधि होता है, इस्तांबुल। अश्लेषा माघा एक है। उसके बाद में ज्येष्ठा मूल, इस्तांबुल। ये जो 6 नक्षत्र होते हैं, यह 6 नक्षत्र गंडांत नक्षत्र कहे जाते हैं। 6 नक्षत्र गंडांत या गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। यदि इन नक्षत्रों में किसी भी जातक का जन्म होता है या जातिका का जन्म होता है, तो गंडमूल नक्षत्र कहा। जिस नक्षत्र का जो चरण संधि की तरफ बढ़ता है, अशुभता बढ़ती चली जाती है। इस शब्द को हम लोग कैसे समझें? अब यहीं पर देखा जाए, हमने यहाँ पर एक चित्र लगाया है, इस चित्र को समझा जाएगा।
कि रेवती एवं अश्विनी के बीच में जो संधि है, यहाँ पर नक्षत्र भी समाप्त हो जा रहे हैं और राशि भी समाप्त हो जा रही। यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र शुरू हो रहा है और मेष राशि भी शुरू हो रही है। यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र शुरू हो रहा है और मेष राशि भी शुरू हो रही। इसको सही ढंग से समझने के लिए ज्योतिष के जो आप लोग अगर पूर्व से जानकार हैं, आप सबों को जानकारी होगी कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण यह हुआ, 4 चरण यह हुआ, 8 चरण, और एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। यहाँ पर नक्षत्र अब इस राशि से, मतलब मेष राशि में भरणी नक्षत्र भी है और वृषभ राशि में भी भरणी नक्षत्र है। यानी कि एक राशि जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि में भी भरणी नक्षत्र है एवं मेष राशि में भी है। यह संबंध क्या हो गया, यहाँ पर 2 का संधि नहीं हुआ, केवल 1 का ही यहाँ पर राशि संधि हो रहा है, नक्षत्र का संधि नहीं हो रहा है। अब यहाँ वृषभ राशि में देखें, कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण एवं मृगशिरा के 2 चरण वृषभ राशि में, और यहाँ पर राशि का संधि हो रहा है वृषभ राशि एवं मिथुन राशि का, लेकिन नक्षत्र का संधि नहीं हो रहा है। यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में के अंदर से ही शुरू हो जा रहा है, जो मिथुन राशि तक आ रहा है। फिर आद्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण मिथुन राशि में है, पुनर्वसु का 1 चरण कर्क राशि में भी है। तो यहाँ पर राशि का संधि हो गया, लेकिन नक्षत्र का संधि नहीं है। अब इससे आगे देखें, कर्क राशि यहीं पे समाप्त हो जा रही है, अश्लेषा नक्षत्र भी समाप्त हो जा रहा है, यहाँ से सिंह राशि शुरू हो रहा है एवं मघा नक्षत्र भी शुरू हो रहा है। तो आप लोगों ने पाया कि यहाँ पर 2 प्रकार के संधि एक ही बार लागू हो गए कि नहीं हो गए? जी हो गए। एक राशि संधि भी हुई और दूसरा नक्षत्र संधि। राशि संधि एवं नक्षत्र संधि। अब ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, राशियों के तत्व भी अलग हो गए, नक्षत्रों के धर्म भी अलग। यहां पर देखा जाए, हमारे शास्त्रों में जितनी बातें दी गई है बहुत ही उत्तम बातें दी गई है, हम सबों को समझना चाहिए। ये सभी ज्योतिष की बेसिक की बातें हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है राशियों के तत्वों के बारे में। राशि के 4 तत्व होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व एवं जल तत्व। अब यह जो जल तत्व है, अग्नि तत्व में 1, 5, 9 नंबर की राशि होती है, पृथ्वी में 2, 6, 10 नंबर की राशि, वायु तत्व में 3, 7, 11, जल तत्व में 4, 8, 12। अब मेष राशि का नाम 1 हुआ, वृषभ 2, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11, मीन 12। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप पाएंगे ठीक इसी प्रकार से अब हमने यहाँ पर भी गणना कर लिया, देख लिया कि राशि समाप्त हो रही है, नक्षत्र भी समाप्त हो रहा है, 2 संधि यहाँ भी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर राशि भी समाप्त हो रही है, राशि की भी संधि है, और यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त हो रहा है, मूल नक्षत्र शुरू हो रहा है। यहाँ भी राशि एवं नक्षत्र दोनों का संधि है। यह 3 बिंदु ऐसे बने, 3 बिंदु नवमंडल में ऐसे बने जहां पे अग्नि एवं जल का संबंध बना, यानी कि संधि बन गया। यहाँ पर जो दोनों संधि बना, यह राशि संधि भी बनी, नक्षत्र संधि भी बना। अब यह राशि संधि को पहले हम लोग लें तो यहाँ पर 4 और 5 का संगम है, 4 एवं 5 का संगम है। यहाँ पर देखेंगे तो 8 एवं 9 का संगम है। यहाँ पर देखेंगे तो 12 और 1 का संगम है।
अब इसके तत्वों को देखें गौर से तो यह अग्नि तत्व है, और इसके तत्वों को ध्यान से देखेंगे तो यह जल तत्व है। अग्नि और जल का मिलन हो गया है। तो जहां पे अग्नि और जल का मिलन होगा तो दोनों में से किसी की भी अस्तित्व सही रहेगा? नहीं गुरुजी। अग्नि भी जल जाएगा, अग्नि बुझ जाएगा और जल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जल भाप बनकर उड़ जाएगा। दोनों में किसी का भी अस्तित्व सही रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा। दूसरा, अब देखेंगे तो पाएंगे, हमने यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, ज्येष्ठा नक्षत्र के सामने राजसिक लिखा है, मूल नक्षत्र के सामने तामसिक, फिर मीन में रेवती के सामने राजसिक, अश्विनी के सामने तामसिक, अश्लेषा के सामने राजसिक, मघा के सामने तामसिक। राजसिक क्या है, तामसिक क्या है? तामसिक गुण अच्छे नहीं माने जाते, उसे मानवीय गुण नहीं कहे जाते। राजसी गुण को मानवीय गुण कहा जाता है, सात्विक गुण को दैवीय गुण कहा जाता है। सात्विक को दैवीय गुण, राजसिक को मानवीय गुण, और तामसिक को उससे भी खराब गुण राक्षसी गुण कह सकते हैं। तो अब मानवीय गुण जो व्यवहारिकता के सहारे व्यक्ति जीना चाहता है, राजसिक का मतलब कि हम भी जिए तुम भी जियो, हम भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तुम भी हमारी रक्षा करो, इसको कहते हैं मानवीय गुण या राजसिक गुण। ठीक। लेकिन तामसिक गुण क्या कहता है कि तुम रहो न रहो हम तो सुरक्षा से रहेंगे ही, तुम रहो या न रहो हम सुरक्षा से रहेंगे ही। बुध देव के जो नक्षत्र हैं वह राजसिक नक्षत्र हैं, केतु देव के जो नक्षत्र हैं वे तामसिक नक्षत्र हैं। बुध के नक्षत्र कौन कौन होते हैं? तो बुध के नक्षत्र रेवती होते हैं, बुध के नक्षत्र अश्लेषा होते हैं, बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा होते हैं। ये तीनों नक्षत्र राजसिक हो गए। एवं केतु के जो नक्षत्र होते हैं अश्विनी माघा मूल, केतु के नक्षत्र जो होते हैं अश्विनी माघा मूल, ये तामसिक हो। तो राजसिक एवं तामसिक गुणों में क्या मेल है? नहीं गुरुजी। नहीं है। तो जब राशियों में भी मेल नहीं, राशि के गुण धर्मों में मेल नहीं और नक्षत्रों के गुण धर्मों में मेल नहीं, तो वहां जो बिंदु बनेगा, एक की समाप्ति दूसरे का अंत, फिर कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा। एक दूसरे के सहारे अगर आगे बढ़ने की बात होती है कि हाँ भाई, अब यहीं पे हम आपको बात करते हैं संधि, ट्रेवल संधि। ट्रेवल संधि जानते हैं आप क्या होता है? उदाहरण स्वरूप यदि हमें आप ही के यहाँ आना हो, कोई भी शहर, यदि मान ले उदाहरण स्वरूप पर दिल्ली ही, हम अपने घर से या जहां से गंतव्य स्थान से प्रस्थान करते हैं और एक ही बस में बैठ जाते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर बीच में जो शहर बनता है, कोई बड़ा सा कोई भी शहर बने, वहां पे हमें बस बदलना पड़े या ट्रेन बदलना पड़े, तो वह जो समय होगा वह संधि समय कह सकते हैं। तो क्या उस समय हमें परेशानियां होंगी या नहीं होंगी? क्या हम उस समय बेपरवाह रहेंगे? नहीं गुरुजी, परेशानियां होंगी। परेशानी भी होगी, सामान छूट भी सकता है, सामान ना भी छूट सकता है। लापरवाही होगा तो सामान छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? तो वह भी तो एक संधि ही हुआ ना, तो इसी को संधि कहते हैं। तो अब गंडमूल नक्षत्र के जो यह 6 नक्षत्र हुए, इन सभी नक्षत्रों में जन्मे जातक का शुभ अशुभ फल नक्षत्रों के चरण पर निर्भर करता है। नक्षत्रों के
चरण पर निर्भर करता है। चरण पर निर्भर करता है। अब इस चरण को हम लोग कैसे समझें? तो इस चरण को समझने के लिए अभी थोड़ा सा हम बोर्ड साफ करते हैं, इसी पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर गंडमूल की शांति नहीं करवा रहे, गंडमूल विषय वस्तु को समझ रहे हैं, इसलिए पूरे इसके ज्योतिषीय आधार को समझना होगा। यदि हम लोग नहीं समझेंगे तो ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान, हमारे गुरुजी कहते हैं कि यह कभी अच्छा नहीं होता। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता। नहीं होता। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सो देखिए, हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि सभी नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। अब यहाँ पे जो संधि है, यहाँ पर जो संधि है, किसी भी जगह की संधि को ले लें, चाहे यहाँ की संधि को लें, किसी एक जगह की संधि को समझ जाएंगे, सभी जगह की संधि को समझ। अब यहाँ पर जो अश्लेषा और माघा की जो संधि हो गई, या यहाँ पर ज्येष्ठा और मूल की जो संधि है, या यहाँ पर रेवती और अश्विनी की संधि है, सभी के नियम एक ही हैं समझने का। अब इसको अभी कुंडली पर नहीं समझेंगे, हम लोग अलग समझ रहे हैं। अब यहाँ मान लिया जाए कि 4 नंबर राशि यह है, 5 नंबर राशि, ठीक है, इसमें 2.25 नक्षत्र हैं, इसमें भी 2.25 नक्षत्र। अब यह कर्क राशि और यहाँ सिंह राशि के बीच में यह स्थल संधि का। अब कर्क राशि में अश्लेषा जो है वह अंतिम समय में आता है। अब यह अश्लेषा के 4 चरण हो गए, उसके बाद में मघा के 4 चरण, तो मघा का 4 चरण यह हुआ 3 4। यहाँ पर हम लोगों ने मघा के 4 चरण बना। यहाँ मघा के भी 4 चरण बना हो गया। अब यहाँ पर देखें कि अश्लेषा का कौन सा चरण संधि के नजदीक में है। यह हुआ अश्लेषा, कर्क राशि में अश्लेषा हो जाएगा और सिंह राशि में माघा हो जाएगा। तो यहाँ पर यह समझना है कि अश्लेषा का कौन चरण संधि के नजदीक में है। चौथा चौथा चरण। बहुत ही उत्तम बात। अब इस चीज को जरा सा बोर्ड का यह कर्सर किधर गया, भूल गया क्या? यहीं पे, ठीक। अब मान लिया जाए, अब हम इस लकीर को सीधी कर दे रहे हैं, तो अश्लेषा का यह चौथा चरण इसके नजदीक में हुआ, तीसरा चरण उससे थोड़ा दूर, दूसरा चरण उससे थोड़ा दूर, और पहला चरण जो है यह सबसे अधिक दूर। यह पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। उसी प्रकार से अब यह मघा का कौन सा चरण इस बिंदु के सबसे नजदीक में होगा? पहला चरण। पहला चरण। 1 2 3 4, यह हो गया मघा का, यह हो गया अश्लेषा का। तो जो संधि के नजदीक में जो चरण होंगे, जो चरण संधि के नजदीक में होंगे वह उतना ही कष्टदायक हो जाएगा, शुभ फलदाता होगा। और जो संधि से जितना अधिक दूर होगा वह उतना ही शुभ होता है, चला जाएगा। अब आप लोग समझ पाए कि जातक शास्त्रों में या हमारे कर्मकांड की पुस्तकों में या पंचांगों में यह दिया रहता है कि अश्लेषा के इस चरण में जन्म हो तो यह फल, इस जन्म में जन्म हो तो यह फल, इस जन्म में, इस चरण में जन्म हो तो यह फल। कहने का मतलब है कि रेवती के नक्षत्र में अगर रेवती के चौथे चरण में जन्म है तो अनेक प्रकार के कष्ट, पहले चरण में जन्म है तो राज्य सुख मिलेगा। अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म, अश्विनी के चौथे चरण में जन्म हो गया तो पिता को कष्ट। अश्विनी के प्रथम चरण में पिता को कष्ट,
दूसरे चरण में ऐश्वर्य, तीसरे चरण में अच्छी बात। मघे मूल की बात की जाए, चाहे किसी भी नक्षत्र की बात की जाए, तो चरणों के आधार पर शास्त्रों में फल बतलाए गए हैं कि नहीं बतलाए गए हैं? देखिए, पुस्तक के से पढ़ के समझना अलग बात है, जब क्लास में जब डिस्कस होती है तो डिटेल में होती है। डिटेल में होता है क्लास में, या वैसे हो जाता है? डिटेल में होता है गुरु। कक्षा में डिटेल में होता है। तो इसके बाद में यह गंडमूल, गंडांत दो प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा भी होता है। हम लोग किस चरण में क्या फल देते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, कब इसके परिहार होते हैं, इसका अपवाद क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो गंडमूल क्या है इसको समझे, कैसे देखें, यह तो हम लोगों ने समझ लिया कि यदि इन नक्षत्रों में जातक का जन्म है तो गंडमूल नक्षत्र में हो सकता है, यह हो गया। कैसे देखे यह समझिए। गंडमूल क्या है इसको हम लोग समझे। अब गंडमूल दो प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा भी। छोटा और यानी कि कम नुकसान देने वाला, और अधिक नुकसान देने वाला। कम नुकसान देने वाला कौन है, बड़ा नुकसान दे। तो मूल, ज्येष्ठा एवं अश्लेषा। अब यहां पर देखा जाए, जो मूल, मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा, यह बड़ा कहा जाता है, यानी कि ज्यादा हानिकारक होता है। एवं अस एवं अश्विनी, मघा, रेवती, यह छोटा गंडांत कहा जाता है। इसमें जन्मने पर यह थोड़ा कम परेशान करता है, कम हानि होती है। और मूल, ज्येष्ठा एवं अश्लेषा में थोड़े ज्यादा। इसके शांति के भी विधान अलग अलग हैं। छोटे का अलग है, बड़े का अलग है। बड़े के नियम से छोटे का हो सकता है, छोटे के नियम से बड़े का नहीं हो सकता। जो बड़ा मूल हुआ, बड़ा अश्लेषा, ज्येष्ठा एवं मूल की शांति कैसे हो सकती, तो इसको बड़ा मूल कहा जाता है। बड़े मूल की शांति इसी नक्षत्र में होगा। दूसरे नक्षत्र में नहीं हो सकता। जब होगा जिस नक्षत्र में जातक की जन्म है, यानी कि अश्लेषा में है, तो अश्लेषा जब नक्षत्र आएगा तब ज्येष्ठा होगा, तब मूल आएगा। वह कब होगा, तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि जन्म के दिन ही शांति कराई जा सकती है, की जाती है, यदि संभव ना है। हालांकि जन्म के समय में सूतक रहता है तो नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। देव पूजा सूतक में संभव ही नहीं। और व्यक्ति अपना शांति अपने से न करे तो लाभ ना मिले, या मन की शांति नहीं होती। आचार्यगण, दूसरे गण तो किसी के लिए संकल्प लेकर के ब्राह्मण देवता लोग शांति करें, लेकिन वह प्रयोजनीय नहीं है। प्रयोजनीय होता है कि जब सूतक समाप्ति हो जाए, जन्म सूतक समाप्ति होने के बाद में जब वह नक्षत्र दोबारे आए 1 महीने के बाद में, या नहीं होता है तो जब कम से कम साल भर के भीतर, या यथाशीघ्र करवा लेना चाहिए। नहीं तो कम से कम विवाह से पहले अवश्य करवा लें। जब अशुभ समय में जन्म हुआ है तो जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं आता जाता रहता है, क्योंकि वह मुहूर्त शुभ नहीं है। जन्म के समय का भी एक मुहूर्त होता है कि हमारा जन्म किस मुहूर्त में हुआ है, तो वह तो गंडांत या गंडमूल मुहूर्त में, गंडांत मुहूर्त में हुआ तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा। अब इसके बाद में छोटे मूल की जो शांति की बात की जाती है, छोटा मूल हुआ रेवती, अश्विनी एवं मघा, इनकी शांति भी इसी नियम से किया जाता है, किया जा सकता है।
कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि रेवती में जातक का जन्म हुआ है तो रेवती में ही कर लेंगे, या अश्विनी में जन्म हुआ है तो अश्विनी में कर सकते हैं, माघा में है तो माघा में कर सकते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में यह बतलाया गया है, लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, न पुस्तक का, हमने पढ़ा है, आज भी पढ़ा है, हमने याद रखा था, लेखक का नाम हम क्लास में बोलेंगे, याद नहीं आ रहा है। तो बड़े ही विद्वान है और बहुत पुरानी पुस्तक। उस पुस्तक में यह बतलाया गया है कि यदि इन नक्षत्रों में जन्म हो, छोटे मूल में यानी कि रेवती, अश्विनी या माघा में जन्म हो, तो हम उसी नक्षत्र में शांति करवा सकते हैं, या उसी नक्षत्र के स्वामी में करवा सकते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु देव होते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु देव होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र जो छोटा मूल हुआ, इसका शांति केतु के किसी भी नक्षत्र में करवा सकते हैं। तो केतु का कौन सा नक्षत्र होता है? तो केतु का नक्षत्र होता है माघा मूल अश्विनी, मघा मूल अश्विनी। यानी कि अश्विनी नक्षत्र की शांति हम अश्विनी नक्षत्र में भी कर सकते हैं, या मघा नक्षत्र में भी कर सकते हैं, मूल नक्षत्र में भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में रेवती नक्षत्र की शांति कब हो सकती है? तो रेवती नक्षत्र जो है यह बुध देव के नक्षत्र हैं। तो रेवती नक्षत्र की शांति हम रेवती नक्षत्र में भी कर सकते हैं। एवं बुध देव का जो नक्षत्र है वह कौन कौन सा है? तो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। हम रेवती की शांति अश्लेषा नक्षत्र में भी कर सकते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में भी कर सकते हैं, एवं रेवती नक्षत्र में भी कर सकते हैं। अब रहा मघा की, तो मघा की शांति हम मघा में कर लें, या मघा के केतु देव का नक्षत्र है तो केतु देव के किसी भी नक्षत्र में, मूल अश्विनी में भी हम लोग कर सकते हैं। तो किस नक्षत्र की शांति कब करे, यह हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों को यह समझना है कि सभी नक्षत्रों के चरण के फल क्या होते हैं, यह भी कौन सा चरण कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है यह समझ लें। फिर इसके बाद में हम लोग परिहार पर भी चलेंगे, उपाय पर भी चलेंगे, अपवाद पर भी चलेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एक सारणी बनानी चाहिए। अभी बनाते हैं, रुक जाइए, यहाँ से फोटो सब हटाते हैं पहले। अब यहाँ पर सारणी बनाते हैं। 3 जगह संधि होता है ना, वह संधि कौन था? एक रेवती और अश्विनी का संधि था, यह संधि रेखा हो गई। अब यह संधि रेखा में एक मीन राशि की समाप्ति एवं मेष राशि का आरंभ है। तो मीन राशि की जो समाप्ति होती है वह रेवती नक्षत्र से होता है, और इसका मेष राशि का शुभारंभ अश्विनी नक्षत्र से होता है। इसके बाद में दूसरा जो होता है यह किस राशि से होता है? अश्लेषा एवं मघा। अश्लेषा एवं मघा कहाँ से होता है, किस राशि में? कर्क और सिंह से। हाँ जी, अश्लेषा कर्क में समाप्ति होती है और सिंह से शुरू होता है। वह कौन सा? तो यह अश्लेषा कर्क से शुरू हो जाता है।
मतलब कि कर्क पर इसकी समाप्ति होती है, और सिंह राशि में शुरू किसका होता है? मघा से होता है। अब इसके बाद में 2 नक्षत्र और रह गए। अब तो यहाँ 12 एक हो गया, 4 5 हो गया, फिर अब 8 9 वृश्चिक और तो ज्येष्ठा, यहाँ पर अंत में ज्येष्ठा रहता है, और 9 नंबर की राशि धनु राशि कहाँ मूल से शुरू होता है। अब हम लोग इसके चारों चरणों को बांट ले। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई मेरे? गड़बड़ मत हो। तो यह अब इसको यह जो है यहाँ पर यह चौथा रेवती का अंत में चौथा चरण होगा, यहाँ पर यह तीसरा चरण, यह दूसरा चरण, पहला चरण। अब यहाँ पर यदि अश्विनी की बात की जाए तो अश्विनी का पहला चरण ही यहाँ पर रहेगा ना, उसके बाद में दूसरा चरण, इसके बाद में तीसरा चरण। गड़बड़ मत हो मेरे भाई। और अंत में क्या हो जाएगा? चौथा चरण। क्या हो रहा है? तो अब यहां पर देखा जाए कि इस संधि बिंदु से रेवती का पहला चरण काफी दूर है कि नजदीक में है? काफी दूर हो दूर है, तो यहाँ पर उतना नुकसान नहीं, यहाँ पर लाभ होता है। अश्विनी का चौथा चरण, रेवती का पहला और अश्विनी का चौथा चरण लाभकारी हो जाएगा। यह 1 हुआ तो 2 3 4। तो यहाँ पर रेवती के प्रथम चरण में यदि जातक का जन्म होता है तो राज्य सम्मान यानी कि नौकरी इत्यादि मिलता है। दूसरा चरण में भी लाभ ही होता है। अब संधि के जितने नजदीक आएगा तो कम होता चला जाएगा, यहाँ पर सामान्य सुख। और यहाँ पर जो होता है अनेक प्रकार के कष्ट, यह कष्ट वाली स्थिति हो गया। और अश्विनी के अब पहला चरण जो संधि के नजदीक में है, यहाँ भी कष्ट, तो पिता को कष्ट। अब यहाँ पर जो पिता शब्द आया, इस शब्द को समझे, यदि लड़का है तो पिता को कष्ट होगा यदि शांति न करवाया गया। यदि लड़की है तो पिता का मतलब ससुर के संबंध रखेगा। किसका संबंध होगा? ससुर। ससुर। यानी कि शादी से पहले पिता को कष्ट, शादी के बाद में ससुर कष्ट। ससुर। और इसके बाद में अब जितना ही संधि से दूर होता चला जाएगा, यहाँ भी लाभ, यहाँ पर भी लाभ, पद प्रतिष्ठा नौकरी इत्यादि, यहाँ भी लाभ, पद प्रतिष्ठा नौकरी इत्यादि कुछ भी। अब ठीक उसी प्रकार यदि अश्लेषा का प्रथम चरण है तो यह भी लाभ दूर हो गया। दूसरे चरण में है, अगर अश्लेषा के दूसरे चरण में है तो यहाँ पर हानि होता है। अश्लेषा के दूसरे चरण में भी धन हानि करता है। अश्लेषा के तीसरे चरण में माता को कष्ट, माता। चौथे चरण में पिता। यह जातक के लिए। यदि जातिका है तो शादी के पहले पिता और माता, और शादी के बाद में ससुर और सास। शादी के बाद में ससुर और सास को कष्ट। अब इसके बाद में यदि सिंह राशि मघा की बात की जाए तो वहीं पहला चरण मघा का जो पहला चरण हो जाएगा, जो यहाँ पर स्पष्ट है, तो यहाँ पर माता हानि, यहाँ दूसरे चरण में पिता हानि, तीसरे चरण में धन, सुख संपत्ति या लाभ, चौथे में भी लाभ। तो यह हुआ ठीक नहीं। अगर यहाँ भी माता पिता है तो लड़के के लिए माता पिता तो माता पिता, लड़की है तो शादी से पहले माता पिता, शादी के बाद में सास ससुर। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में भी उसी प्रकार। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण नुकसानदायक हो जाते हैं।
और मूल के 3 नक्षत्र कष्टकारक होते हैं और ज्येष्ठा के 4। ज्येष्ठा में बड़े भाई को कष्ट पहले चरण में, बड़ा भाई। जातक है तो बड़ा भाई, जातिका है तो शादी से पहले बड़ा भाई और शादी के बाद में जेठ यानी कि पति का बड़ा भाई। दूसरे चरण में छोटा भाई। जातक है तो छोटा भाई, और जातिका है तो शादी से पहले छोटा भाई, शादी के बाद में देवर। तीसरे चरण में माता, उसी प्रकार से आप लोग समझेंगे। और चौथे चरण में, अगर ज्येष्ठा के चौथे चरण यानी कि संधि के काफी नजदीक में है तो स्वहानि यानी कि अपना ही नुकसान। उसी प्रकार अगर मूल नक्षत्र की बात किया जाए तो मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पिता हानि, दूसरे चरण में माता हानि, तीसरे चरण में धन हानि, चौथे चरण में धन लाभ यानी कि लाभ होता है। यह अब इसके बाद में इसके उपाय क्या है तो शांति है। अपवाद और परिहार पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, शांति पर भी चर्चा कर लेंगे। तो अब यहां पर रविवार का यदि दिन हो, परिहार में हम चर्चा करते हैं कि रविवार का दिन हो और अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो। अश्विनी नक्षत्र है ना जी, जी गुरु जी। रविवार का दिन हो और अश्विनी नक्षत्र हो तो हम दोष न के बराबर हो जाता है, परिहार होता है, लेकिन शांति करवानी, ये दोष कम लगता है। अगर रविवार और अश्विनी हो तो रविवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो तो परिहार हो जाता है। बुधवार दिन हो, दिन बुधवार हो और ज्येष्ठा नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो, यानी कि ज्येष्ठा कहाँ गया या रेवती ये हो दिन हो तो परिहार हो जाता है। ऐसे संस्कृत में एक श्लोक है, पूरा याद नहीं आ रहा है, हम पुस्तक ढूंढे हैं, नहीं मिल पाया है याद, तो बचपना में हम लोगों ने किया था। अब किस पुस्तक से कहाँ से क्यों याद में, किस भाव में याद नहीं रहता है। श्लोक है कि रवि युक्ता अश्वनी सौम्य आदित्य हस्तादिकम त्रयम मैत्रम च रेवती ज्येष्ठा तदा मूलम न दोषकृतः। इस श्लोक का भावार्थ जहां तक हमें ज्ञात है हमने आप लोगों को बतलाया। रवि का अश्विनी यानी कि रविवार हो, अश्विनी नक्षत्र हो तो सौम्य हो जाता है। मैत्रम च रेवती ज्येष्ठा, मित्र किसे कहा जाता है, बुद्धदेव को कहा जाता है ना, मित्रता के कारक तो बुद्धदेव ही है ना। मैत्रम च रेवती ज्येष्ठा तदा मूलम न दोषकृतः, तब मूल का दोष नहीं लगता या कम हो जाता है या परिहार होने की संभावना बनती है। तो परिहार पर भी हम लोग ने चर्चा कर ली, चर्चा किया नहीं किया? किया गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छा, दूसरा ग्रहों के योग से भी, ग्रहों के योग से भी परिहार होता है। हालांकि दिन में जातक का मूल का जन्म हो या रात्रि, मूल के जन्म का यथाशीघ्र यानी गंड मूल के नक्षत्रों का शांति जरूर करना चाहिए। हाँ, नक्षत्रों के योग से गंडमूल का परिहार होता है। वह क्या है कि यदि चंद्रमा बलवान हो तो, अब यदि चंद्रमा बलवान स्थिति में हो और देवगुरु बृहस्पति भी कुंडली के शुभ भाव में हो और बलवान हो तो परिहार हो जाता है।
कहने का मतलब है यह हम अब इसको मिटा रहे हैं, आप लोग यदि नोट किए हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देखेंगे, वीडियो से आप लोग, यानी कि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो एवं देव गुरु भी बलवान हो एवं गुरु बलवान हो, तो परिहार हो जाता है। कम से कम चंद्रमा कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में न हो, किसी दूसरे अन्य भाव में। लेकिन अगर देव गुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में होकर अगर कुंडली के शुभ भाव में है, यानी कि चौथे लग्न में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो या 10वें में हो या 11वें में भी हो, देव गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति के होकर बलवान होकर के हों, तो परिहार। एक गुरुदेव के बारे में पुस्तकों में कहा गया है कि शुभ भाव में बलवान स्थिति में, अच्छी स्थिति में देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो कुंडली के बनने वाले योग लाखों दोषों का शमन कर देते हैं। ऐसा कहा गया है कि नहीं कहा गया है? अब इसके बाद में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और 1-2 मिनट और लेंगे हम आप लोगों को, और आज की कक्षा में हम लोग परिचर्चा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मूल का वास 3 जगह होता है, एक पताल में भी होता है, पताल में, भूमि पर एवं स्वर्ग में। तो जब मूल का वास भूमि पर होता है तो दोष लगता है, नहीं तो नहीं लगता। ऐसा जातक शास्त्रों में बतलाया गया है, मुहूर्त शास्त्रों में बतलाया गया है। परंतु हम लोग ऐसे समझें कि यदि भूमि पर है मूल का वास तो थोड़ा ज्यादा कष्ट हो, अगर पताल में या स्वर्ग में है तो कम कष्ट होगा, कम परेशानी देगा। लेकिन जब दोष कुंडली में बन गया तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। तो भूमि पर कब होता है? चैत सावन, चैत सावन, कार्तिक, पौष। स्वर्ग की बात की जाए तो आषाढ़, आश्विन, भादो, माघ। आषाढ़, आश्विन, भादो, भादो, माघ। माघ। और यदि पताल की बात की जाए तो बैसाख, जेठ, अगहन, फागुन। बैसाख, ज्येष्ठ, अगहन जिसे मार्गशीर्ष कहते हैं, कार्तिक के बाद में बैसाख ज्येष्ठ महीना, अगहन यानी कि मार्गशीर्ष महीना एवं फाल्गुन महीना। मतलब भूमि पर अगर मूल का वास है तो अत्यधिक, मतलब कि ज्यादा कष्ट, यहाँ पर थोड़ा कम कष्ट, यहाँ भी थोड़ा कम। परिहार शांति कब करे? तो यथासंभव हो सके तो जन्म होने के 1 महीने के अंदर शांति अवश्य कर ले, जब सूतक समाप्त हो जाए तब कर ले। यदि किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो जो अगला वर्ष जो आ रहा है, यानी कि बच्चे का जो जन्मदिन जो आ रहा है, जो नक्षत्र आ रहा है, जन्म नक्षत्र, वहां पर अवश्य कर। यदि जन्मदिन जो पहला जन्म दिवस आ रहा है उससे पहले या उस दिन तक जब नहीं हो पा रहा है तो कम से कम यथाशीघ्र जब जन्म नक्षत्र आ जाए, जब भी आ जाए, शांति अवश्य कर ले। उसके लिए कुछ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी स्थिति में विवाह से पूर्व शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को लाभकारी लगी होगी, और यदि आप लोगों को कक्षा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस गंडमूल नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, मिल सके।